बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अजमत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मैट्रिक स्पेस की क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक डैट इज़ नॉन एज डिस्क्रीट मैट्रिक, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक बनती कैसे है, डिस्क्रीट मैट्रिक एक्चुअली है क्या, और फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो आपने फार्मूला बनाया होगा, ठीक है, मैट्रिक इज़ अ डिस्टेंस फंक्शन, एक फार्मूला होता है ना आपके पास, तो ये जो फार्मूला है ये मैट्रिक स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैट्रिक। लेट एक्स एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन आप इस x के ऊपर एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन d फ्रॉम x क्रॉस टू x सच दैट, अब वो जो मैट्रिक मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह मैंने डिफाइन की है, सच दैट कि d x y, अगर आपके पास x और y सेम है तो इसका आंसर 0 है, और अगर x और y सेम नहीं है तो इसका आंसर 1 के इक्वल है। तो ये जो मैंने पीस वाइज फंक्शन बनाया है, दिस विल कंप्लीट ऑल दी 4 कंडीशंस ऑफ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको अगर आप सेट की शक्ल में देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास x जो है वो है ए बी सपोज। अब आप यहाँ से x क्रॉस x निकालेंगे तो वो कार्टियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, वो आ जाएगा a कोमा b, फिर ये आएगा जी b कोमा a, फिर b कोमा b। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स, 4 पेयर आपके पास आ जाएंगे। अब देखो, अगर आप ये वाला पॉइंट उठाते हैं, ये वाला, इसके ऊपर अगर आप मैट्रिक d की वैल्यू निकालते हैं, तो अब चूँकि यहाँ पर ये दोनों x और y दोनों वैल्यू सेम है, तो इस मैट्रिक के तहत यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, 0 के बराबर। जबकि अगर आप इस पेयर के ऊपर d अप्लाई करते हो तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 के बराबर, कि a और b आपस में इक्वल नहीं है। तो ये तो हो गया इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपने देख लिया कि मैट्रिक d को आप किस तरह डिफाइन करते हो। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात ये कि हमने नेक्स्ट वी विल शो डैट कि दिस फंक्शन d सेटिस्फाइड ऑल द 4 एक्सियम्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस की जो पहली कंडीशन है वो आप जानते हैं M1, वो होती है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में आपने ये प्रूफ करना होता है कि आपका जो मैट्रिक है D, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन आपने ये मैट्रिक D बनाई ऐसी है कि व्हेन x और y ग्रेट इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज, ऐसी सूरत में आपका जो D है वो इक्वल टू 0 है। व्हेन आपका x और y बराबर नहीं है तो ऐसी सूरत में आपका जो d है वो 1 के बराबर है। सही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो एक केस में इक्वल टू 0 आ गया, एक केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज dxy इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग टू x। तो मैट्रिक स्पेस की जो पहली कंडीशन है M1 वो सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड कंडीशन M2 होता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में प्रूफ आपने ये करना होता है, इस प्रॉपर्टी में आपने ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर अगर dxy इक्वल टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y है, यानी कि अगर d 0 है तो ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर d 0 के बराबर है। तो आपने जो मैट्रिक बनाई है वो उसमें डिफाइंड ही आपने ऐसे किया है कि अगर x और y बराबर हैं तो आंसर क्या लेना है, 0, और अगर d 0 है तो फिर ये दोनों बराबर हैं। दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ d। मतलब ये जो बात है, ये बात क्लियर है आपकी, आपने जो डेफिनेशन बनाई है उसी से ये बात क्लियर है कि
आपका मतलब यहाँ पर लिख दें कि हेयर वी नीड टू शो क्या नीड है हमारी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड एक्सियम M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। Symmetric property. Here we will show that dxy equal to dyx for all x y belong to x। आपने ये प्रूफ करना है कि d का डिस्टेंस जो है वो एक्स वाई से मेजर किया जाए या वाई एक्स से मेजर किया जाए। इन बोथ केसेस दिस इज सेम। देखो जी ज़रा यहाँ पर केस नंबर 1, व्हेन x इक्वल टू वाई, जब x और y आपस में इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज आपका डी एक्स वाई किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ऐसे ही है। अच्छा देखो, अगर x y के बराबर है तो फिर y भी तो x के बराबर ही होगा ना, लेकिन दोनों सूरतों में d क्या होगा? 0 होगा। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो इक्वल टू डी वाई एक्स। क्लियर बात। केस नंबर 2, व्हेन x नॉट इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज, ऐसी सूरत में डी एक्स वाई का आंसर क्या होगा? 1 के बराबर। फिर वही बात है, अगर x y के बराबर नहीं है तो y भी फिर x के बराबर नहीं है, तो फिर दिस इम्प्लाइज डी वाई एक्स का आंसर भी क्या निकलेगा? वो भी 1 के बराबर आएगा। सो इन बोथ केसेस, सो फ्रॉम बोथ केसेस डी एक्स वाई इक्वल है डी वाई एक्स के। नेक्स्ट एंड दी लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेट इज़ नाउन एज ट्राइंगल इनक्वालिटी। ये ट्राइंगल इनक्वालिटी में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को आके प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़रा देखते हैं। ट्राइंगल इनक्वालिटी, फोर्थ वन इज ट्राइंगल इनक्वालिटी। अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मेरी ये वीडियोस अगर आपको लगता है किसी तरह की आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्राइंगल इनक्वालिटी की तरफ। तो ट्राइंगल इनक्वालिटी में आपने क्या प्रूफ करना होता है? इन दिस इनक्वालिटी वी नीड टू शो डैट कि आपके पास डी एक्स जी लेस देन इक्वल होना चाहिए डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी के, यानी 3 पॉइंट्स के लिए 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर उठाएंगे। फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एक्स वी विल शो डैट डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। यहाँ पर चंद एक केसेस बनाकर हम इस ट्राइंगल इनक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। केस नंबर 1, लेट आपका एक्स वाई जी ये तीनों नंबर बराबर हैं। अब अगर ये तीनों बराबर हैं, यानी एक्स वाई के बराबर है, वाई जी के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स भी जी के बराबर ही होगा। ठीक है। दिस इम्प्लाइज आप यहाँ पर एक्स जी का आंसर निकालते हैं। एक्स जी का आंसर जब एक्स और जी बराबर होंगे तो बराबर होने पर डी का आंसर कितना है? 0 के बराबर है। तो ऐसी सूरत में इसका आंसर आ गया 0 के बराबर। अब जब एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? डी एक्स वाई, उसका आंसर भी 0 होगा। इसी तरह ही अगर आप वाई और जी को बराबर रखेंगे तब भी आंसर क्या होगा? इक्वल आएगा। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज इन दिस केस ये तमाम आंसर 0 के बराबर हैं, तो आपका डी एक्स जी इक्वल आ गया डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी के। केस नंबर 2, तीनों बराबर नहीं है। अब वो वाला केस लेते हैं, तीनों बराबर नहीं है।
केस नंबर 2, इफ x नॉट इक्वल टू y, y नॉट इक्वल टू z, मीन कि ना x y के बराबर है, ना y z के बराबर है, ना x z के बराबर है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज अगर आप d x z निकालेंगे तो जब तीनों बराबर नहीं थे तो आंसर हमने क्या लिखा हुआ था, बराबर ना होने पर 1 के बराबर लिखा था, तो आंसर आएगा 1 के बराबर। इसी तरह ही डी एक्स वाई का जो आंसर आएगा वो भी आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। इसी तरह ही आपके पास वाई जी का आंसर वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, हमने प्रूफ क्या करना है, डी एक्स जी इज़ लेस देन और इक्वल, तो आप इस मरतबा देखेंगे कि ये लेस देन हो गया, यानी कि आप लिखेंगे एज 1 इज़ लेस देन 1 प्लस 1, तो ये वाला जो 1 है वो असल में आपका डी एक्स जी की वैल्यू है। और इसी तरह ये वाले दोनों 1 जो हैं, इनमें से पहला 1 मैं लिख लेता हूँ डी एक्स वाई डी वाई जी। केस नंबर 2 में ये चीज़ लेस देन प्रूफ होगी। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हम ऐसा करते हैं कि इनमें से कोई से दो बराबर हैं, यानी x इक्वल टू वाई है, x नॉट इक्वल टू वाई है, लेकिन ये y z के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, बाकी x ना तो y के बराबर है ना x z के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिएगा x को z के बराबर ना रख लीजिएगा, x z के बराबर नहीं है। x जब y के बराबर नहीं है तो फिर y किसके बराबर है, z के बराबर है, तो फिर x z के बराबर भी नहीं होने वाला। बात समझ रहे कि नहीं भाई, y की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं मिसाल के तौर पर, तो y की जगह यहाँ पर z पुट करोगे तो क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू z। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डी एक्स वाई का जो आंसर निकलेगा, x और y आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो d का आंसर आएगा यहाँ पर 1 के बराबर। इसी तरह अगर x z का आंसर निकालूँ तो वो भी 1 के बराबर, लेकिन अगर y और z का आंसर निकालूँ d तो वो आएगा 0 के बराबर, क्योंकि y और z आर सेम। तो इस केस से हमें क्या निकला, प्रूफ हुआ। इस केस में हमें इधर वैल्यू चाहिए डी एक्स जी की, और इधर आगे आ गया डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर बनता है। डी एक्स जी का आंसर है 1, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, डी एक्स वाई का आंसर है वो भी 1, और ये है 0, तो 1 प्लस 0, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 0, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें अभी तो होगी बराबर। ठीक है, लास्ट केस हमने लेस देन का इक्वल का प्रूफ भी, इक्वल भी हैं दोनों, ये भी प्रूफ कर चुके हैं, लेस देन का केस भी प्रूफ कर लिया है, फिर दोबारा इक्वल आ गया। आखिरी केस अब आएगा कि जब x और y बराबर लेकिन y z के बराबर नहीं है। द लास्ट वन इज केस नंबर 4। इफ x y के बराबर है लेकिन y z के बराबर नहीं है, तो अब यहाँ से क्या होगा, x और y आपस में बराबर हैं, x और y आपस में बराबर हैं लेकिन y z के बराबर नहीं है, तो फिर x और z भी यहाँ पर आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी यहाँ पर ये तीन इस तरह होंगे, दिस इज़ जस्ट x इज इक्वल टू वाई। क्लियर है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं डी एक्स वाई की वैल्यू को, चूँकि ये x और y बराबर हैं तो उस पर आंसर आएगा 0 के बराबर। फिर x और z का आंसर निकालता हूँ, तो x और z जो कि बराबर नहीं है तो उस पर आंसर आएगा 1 के बराबर। फिर आंसर निकालते हैं y और z का, चूँकि y और भी z आपस में बराबर नहीं तो उस पर भी आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। अब देखो x z पर आंसर 1 है, x y पर आंसर 0 है, y z पर आंसर 1 है, तो दोनों तरफ से ये चीज़ होगी सेटिस्फाइड। तो इसको हम d की शक्ल में ऐसे लिख लेंगे, ये 1 जो था वो x z की वैल्यू थी, डी एक्स जी, ये 0 जो था वो डी एक्स वाई की वैल्यू है, और ये वाला जो 1 है ये डी वाई जी की वैल्यू है। हेंस फ्रॉम ऑल 4 केसेस, हेंस फ्रॉम all 4 cases triangle inequality is satisfies. This implies D is metric on X. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको बताया कि मेट्रिक, डिस्क्रीट मेट्रिक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये प्रूफ किया कि ये जो डिस्क्रीट आपने फंक्शन बनाया था बाद में ये मेट्रिक भी डिफाइन करती है।
मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी काफ़ी है तो थोड़ा सा क्रेडिट बनता है आपकी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।